गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का इंडिया में बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है। इनफैक्ट वर्ल्ड में ही आउटब्रेक हुआ है, तो जिसके कारण स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, आगे वो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो अब हमारा जो आज का डिस्कशन है वो इससे रिलेटेड है कि 10th क्लास से 11th क्लास में जिन बच्चों को आना है, अब वो बहुत ही कुछ कन्फ्यूजन्स में हैं, कुछ दुविधाओं में हैं कि अब हम मेडिकल पढ़ें, नॉन मेडिकल पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें। सो ये सब चीज़ें अभी उनके माइंड में चल रही होंगी। तो देखिए कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इस चीज़ में आती है कि हम जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या वो बाय चॉइस ले रहे हैं या बाय चांस ले रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो आपका आगे जाके करियर को प्लान करेगा, राइट। तो इसी सिलसिले में हम आपसे आज जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ का आपकी आगे वाले जो सब्जेक्ट चूजिंग स्ट्रीम होगी उसका बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अवान है और मैं आपको बायोलॉजी टीच करूँगा। सो बात जब आती है बायोलॉजी की, तो माइंड में आफ्टर 10th अगर बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो माइंड में बात आती है वो आती है डॉक्टर बनना है, हमें मेडिकल स्ट्रीम में जाना है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मेडिकल स्ट्रीम में जाना तो चाहते हैं, लेकिन बायोलॉजी उनको लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। जब बायोलॉजी की स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बायोलॉजी आपको क्यों डिफ़िकल्ट लगता है, सो 90% स्टूडेंट्स का ये आंसर होता है कि बायोलॉजी में हमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, या बायोलॉजी हमें इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें स्पेलिंग बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है इसमें डायग्राम्स बहुत होती हैं। तो ज़रा बच्चों एक चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, अगर ये दो चीज़ें आपको करना आ गई तो बायोलॉजी तो मुश्किल रही नहीं ना। ये दो चीज़ें आपने सीख ली तो बायोलॉजी तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट बन गया ना। तो इस वजह से बच्चों को ये माइंड में एक फोबिया क्रिएट हो गया होता है। अब दूसरी बात ये है कि बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी क्यों है आपके लिए, राइट। क्योंकि कुछ बच्चे जिनको मैथमेटिक्स पसंद होता है वो ये सोचते हैं कि बायोलॉजी बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें रट्टा मारना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है, इसमें वो करना पड़ता है। तो आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बता दूं, आप घर से जब बाहर निकलते हैं, इनफैक्ट सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपकी डेली रूटीन की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जिसमें बायोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बायोलॉजी आपको नेचर सिखाती है, नेचर के रूल सिखाती है, आपको अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखना है ये सिखाती है, राइट। और बायोलॉजी पढ़ के आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, राइट। तो अब बात ये आई कि जब बच्चों को सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, क्योंकि अब एक अच्छी बात और भी है कि आपके पास सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बहुत टाइम है। सो आप इसी टाइम को इस चीज़ में यूटिलाइज़ करिए कि हमें जो सब्जेक्ट स्ट्रीम लेनी है आगे वो कौन सी लेनी चाहिए। सो बायोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे ये सोचते हैं कि जी स्पेलिंग बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसी ऐसी बातें, राइट। अब दूसरी बात यह है कि जिनको तो पढ़ना ही मेडिकल है, जिनको पढ़नी ही बायोलॉजी है, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो मेडिकल पढ़ रहे हैं तो 80% स्टूडेंट्स को जाना होता है इस लाइन में, यानी कि उनका एम्बिशन होता है डॉक्टर बनना। अब इस चीज़ में वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, गलती वो ये करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो 11th क्लास है वो बस एक टाइम पास क्लास है, इम्पॉर्टेंट तो 12th क्लास है। लेकिन मैं आपको बहुत ही क्लियरली ये बता दूं कि 11th क्लास में से 11th क्लास ही ये डिसाइड करेगी कि आप डॉक्टर बनेंगे या डॉक्टर नहीं बनेंगे। अब रीज़न क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसी के साथ हम आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का सिलेबस। तो फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जिन बच्चों को ये लगता है कि बायोलॉजी बहुत ही मुश्किल है, आज जो आपके साथ मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ
मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि आपने इस पूरे सिलेबस में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो अभी तक 9th या 10th क्लास में नहीं पढ़ी होगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 11th और 12th क्लास है बेसिकली बायोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स की मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 9th और 10th का ही मॉडिफाइड वर्जन 11th और 12th क्लास है। आपने वो सारी चीज़ें पहले 9th और 10th क्लास में पढ़ रखी हैं, बस आपको उनको डिटेल्स में पढ़ना है। वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आते हैं सिलेबस पे कि 11th क्लास का सिलेबस क्या है। सिलेबस के साथ साथ बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं वो सारी चीज़ें आपको रिमाइंड करवाऊंगा जो आपने अभी तक पढ़ी हैं। तो जो बायोलॉजी का अगर मैं बात करूँ 11th क्लास की, तो हम इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और इन 5 यूनिट्स के अंदर 22 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। अब अगर 22 चैप्टर्स में बोलूँ तो आप सोच रहे होंगे, ओ माय गॉड 22 चैप्टर्स, बाकियों के तो 10 हैं, किसी के 14 हैं, किसी के 12 हैं, लेकिन बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा सिलेबस है। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, सिलेबस तो बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सिलेबस केवल उन्होंने पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, इसीलिए आपको लगता है कि बायोलॉजी का सिलेबस पता नहीं कितना ज़्यादा है। लेकिन जब मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो देखिएगा सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ के आ रहे होंगे, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम डिस्कस करेंगे जो CBSE का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, क्योंकि जिन बच्चों को मेडिकल लाइन में जाना है, आगे MBBS के लिए जाना है, BDS के लिए जाना है, किसी भी मेडिकल के लिए जाना है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीट में 60 to 65% जो सिलेबस होगा वो बायोलॉजी का होगा। मेरा मतलब 11th क्लास की बायोलॉजी का होगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं बच्चों में कि जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको नीट का एग्ज़ाम देना है, नीट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 720 मार्क्स का, राइट बच्चों। अब ये जो 720 मार्क्स हैं, इसमें से 360 मार्क्स की बायोलॉजी आएगी, यानी कि जो 50% सिलेबस है आपका वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ऑक्यूपाई करेगी, जिनको मेडिकल में देना है एग्ज़ाम। और इन 360 में से ये जो 360 मार्क्स हैं, कम से कम 200 मार्क्स की जो बायोलॉजी है, 180 टू 180 नहीं कह सकते आप, 200 से 210 नंबर की जो बायोलॉजी है वो आपको 11th क्लास में से आनी है, यानी कि तकरीबन 60 to 70% जो सिलेबस है वो 11th क्लास की बायोलॉजी में से आएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 11th क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि अगर आप 11th क्लास का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो 12th क्लास आपके लिए एकदम बच्चों जैसी क्लास रह जाएगी। ये इस चीज़ की हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए आते हैं सिलेबस पे। सो बायो का जो सबसे पहला यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं, तो याद करिए डाइवर्सिटी चैप्टर 9th क्लास में आपने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे आपने एक ही चैप्टर में ये सारे के सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन अब 11th क्लास में डिफरेंस ये है कि आप उनको सेपरेटली बारी बारी से पढ़ेंगे। अब बड़े भी तो हो गए हो, तो बड़े होने के साथ थोड़ी सी चीज़ें भी तो बढ़ेंगी ना बेटा, राइट। तो डाइवर्सिटी में जो सबसे पहला चैप्टर है वो आएगा लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जनरा पढ़े थे, जीनस वगैरह, राइट। सो ये वही चैप्टर है। इस चैप्टर में बस वही चीज़ों से हम डील करेंगे। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि आपने वही बात आगे 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला आ गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो बस उन्हीं का ही इन्होंने यहाँ पे सब डिवीजन किया है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे मोनेरा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, प्रोटिस्टा 9th क्लास में पढ़ा है आपने, और फंजाई, ये चीज़ें भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं, बस 11th क्लास में थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है। उसके बाद थर्ड यूनिट है प्लांट किंगडम, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में सेम चैप्टर आने वाला है, बस ये है कि थोड़ी सी चीज़ें हम ज़्यादा पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम अगेन 9th क्लास में आपने पढ़ा था, सेम चैप्टर 11th क्लास में भी है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ना है, राइट।
उसके बाद जो सेकंड यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके 3 चैप्टर्स आएंगे हमारे पास। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट होगा। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह के मॉर्फोलॉजी पैटर्न्स होते हैं, यानी कि उनके लीव्स की टाइप्स कौन सी होती हैं, उनकी ब्रांचिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं, उनके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं उनकी कौन सी टाइप्स होती हैं, फ्रूट्स की कौन सी टाइप होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यकीन मानिए इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना ज़बरदस्त चैप्टर है कि मज़ा ही आ जाएगा बस पढ़ गए आप। अब उसके बाद आते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो ये भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, एनाटॉमी के बारे में आपने पढ़ा होगा, याद करिए। जाइलम, फ्लोएम, टिश्यू चैप्टर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। बस ये भी उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसको आप प्लांट टिश्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में जो प्लांट टिश्यू था, ऐसे टिश्यू चैप्टर जो था 9th क्लास में, उसमें प्लांट टिश्यू भी आता था, एनिमल टिश्यू भी आता था, लेकिन इसमें प्लांट टिश्यू अलग से है और ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स हैं इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एनिमल टिश्यू से। तो देखिए अभी तक सिर्फ जो एक थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके लिए वो सिर्फ चैप्टर नंबर 5 है, बाकी सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं। अब उसके बाद आ गया यूनिट नंबर 3 जो है सेल। अगेन देखिए सेल आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो जो इसके 3 चैप्टर्स आएंगे। पहले यूनिट में सेल की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लेंगे, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी और सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका पहला यूनिट। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है, सेकंड चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इसमें जो आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। और ये चैप्टर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, इसीलिए आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा सा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अब एक कंप्लीट चैप्टर है माइटोसिस और मियोसिस पे, जिसको सेल डिवीजन कहा जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी तक ऐसी कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं आई है जो आपने पहले से ना पढ़ी हो। राइट, अब आगे चलते हैं। उसके बाद जो नीट के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनफैक्ट ये भी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन ये 2 जो चैप्टर्स हैं दैट इज़ यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 4 होगा प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट नंबर 5 होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके आएंगे 12 चैप्टर्स। अब आप बोल रहे होंगे कि 12 चैप्टर्स, इतने ज़्यादा चैप्टर्स किस लिए हैं? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 12 के 12 चैप्टर्स हैं, आपने 10th क्लास में ये एक ही चैप्टर में सारे के 12 चैप्टर्स पढ़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कब पढ़े हैं, तो चलिए आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो यूनिट नंबर 4 है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप प्लांट्स को एनिमल्स के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि यूजुअली जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता। उनमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम सोचते हैं प्लांट्स तो ऐसे ही, इनके बारे में क्या पढ़ना है। लेकिन 11th क्लास की प्लांट फिजियोलॉजी में आप ये समझेंगे, ये जानेंगे कि प्लांट्स में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो ज़्यादा एडवांस होते हैं और उनको परफॉर्म करने के जो उनके मैकेनिज्म्स हैं वो भी यूनिक होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। राइट, तो इसी का सबसे पहला चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्ट हमने कब पढ़ा, तो याद करिए 9th क्लास में आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा है, डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा है। ये चैप्टर उन्हीं चीज़ों से डील करेगा कि प्लांट में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब 10th क्लास में आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, जिसमें हमने जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता था, वाटर, फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता था, एसेंट ऑफ सैक की जैसी थ्योरीज पढ़ी थी। वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट आपने ये पढ़ रखा है 9th और 10th क्लास में, थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है। राइट, उसके बाद आ गया मिनरल न्यूट्रिशन। तो याद करिए 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। राइट, सो ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस है। इसमें एक आपके लिए नई जो चीज़ आएगी वो आएगा नाइट्रोजन का साइकिल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। राइट, उसके बाद आ गया फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो अगेन फोटोसिंथेसिस आपने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर याद कर लिए, लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो दोबारा से उसके बारे में पढ़ना है, लेकिन
पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो याद करिए 10th क्लास में स्टोमेटल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, किस तरह से स्टोमेटा से रेस्पिरेशन होती है, लेकिन उसके अलावा कौन सी रेस्पिरेशन की टाइप्स होती है वो हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद आ गया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो याद करिए 10th क्लास में सेकंड चैप्टर में आपने पढ़े थे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, राइट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो ये वही चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, सॉरी कोऑर्डिनेशन नहीं, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, राइट। और ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है। तो देखिए ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा हो। तो बताइए क्या ये कोई मुश्किल सिलेबस है? बिल्कुल आसान सिलेबस है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। 11th क्लास की खासकर बायोलॉजी पढ़ने में, बायोलॉजी की ये जो 2 चैप्टर्स हैं खासकर प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी, यकीन मानिए अगर ये 2 चैप्टर्स आप डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप बाहर जाके कोई भी ऐसा फिनोमिना नहीं होगा जिसको आप समझ नहीं पाएंगे, और ये बहुत ही ईजी है, राइट। अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। इसके आप 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे। सब कुछ पहले से पढ़ा है आपने, आइए देखते हैं कैसे पढ़ा है। सबसे पहला चैप्टर है इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। 10th क्लास में लंग्स के बारे में पढ़ा था, लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, किस तरह से गैसेज एक्सचेंज होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसी के प्रोसेसेस इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। 10th क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ा था, ब्लड के बारे में पढ़ा था। फिर से दोबारा से हमें हार्ट और ब्लड के बारे में पढ़ना है कि हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, ब्लड के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में, राइट। उसके बाद आ गया एक्सक्रीशन। 10th क्लास में किडनीज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने ये देखा था कि किस तरह से किडनीज एक्सक्रीशन का प्रोसेस करती हैं। बस यही चैप्टर हमने दोबारा से रिवाइज करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो बोन्स के बारे में पढ़ा होगा, मसल्स के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपने 9th और प्रीलिमिनरी क्लासेस में, बस उसी का थोड़ा सा एलैबोरेटेड वर्जन पढ़ना है कि लोकोमोशन और मूवमेंट कैसे होता है, राइट। तो इसमें बेसिकली आप स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ हमारी पूरी बॉडी की 206 बोन्स होती हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक सिंपल ट्रिक आपको बताएंगे और 200 की 206 बोन्स आपकी टिप्स पे होंगी, इस चीज़ की हम आपसे गारंटी लेते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ 10th क्लास, जिसमें ब्रेन के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में आपने जिसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एग्जैक्ट वही चैप्टर है ये। तो इसमें भी हम ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ब्रेन कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका दूसरा नाम होता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो 10th क्लास में आपने एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था बेटा जी, तो बस उन्हीं हार्मोन्स को हमें दोबारा से डिस्कस करना है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कैसे कैसे वो फंक्शन करते हैं, हार्मोन के काम करने का मैकेनिज्म कैसा होता है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 11th क्लास का सिलेबस। तो इस पूरे सिलेबस में हमने ये देखा कि सिर्फ एक ही चैप्टर ऐसा है जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लेकिन थोड़ा बहुत पहले भी आइडिया लिया है आपने इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो 21 या 22 चैप्टर्स हैं पूरे के पूरे आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं। तो क्या है कि जो हमारी ये 11th क्लास है, आप ये कह सकते हैं 11th या 12th क्लास है, इट इज़ ए मॉडिफाइड 9th एंड 10th क्लास, राइट। जिसमें अब देखिए ना, आप बड़े हो जाएंगे तो चीज़ें भी तो थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी ना। लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल बात यह है कि जो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि हम बायोलॉजी ऑप्ट करें या नहीं करें, तो देखिए आज मैंने आपके साथ 11th क्लास का सिलेबस डिस्कस किया है। वैसे हमारा 12th क्लास का भी मैंने सिलेबस डिस्कस किया, आप वीडियो में देख सकते हैं। 11th और 12th क्लास में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपने 9th और 10th क्लास में पहले से नहीं पढ़ा होगा, राइट। तो अगेन बात करता हूँ मैं कि जिनको मेडिकल के एग्जाम्स देने हैं, तो बेटा जी अगर आप इस कारण पीछे हट रहे हैं कि बायोलॉजी में स्पेलिंग बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, बायोलॉजी में डायग्राम्स बड़ी ज़्यादा होती हैं, बायोलॉजी का पता नहीं कितना ज़्यादा सिलेबस है, पता नहीं कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, तो मैं उनको क्लियरली ये बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी पूरा का पूरा एक ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी होती है इसमें। बायोलॉजी को बच्चे ये सोचते हैं, इसके कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस कारण इसको ऑप्ट करते हैं कि चलिए ये रट्टा मार लेंगे और याद हो जाएगा, लेकिन बहुत गलत हैं वो बच्चे।
बहुत सिंपल सी एक बात याद रखिए, अगर आप अपने आसपास के नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बायोलॉजी आपके लिए सबसे सिंपल सब्जेक्ट होने वाला है। आप सांस ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपने सीख ली यानी कि बायोलॉजी आपने सीख ली, राइट। सो जिस भी बच्चे के मन में या दिमाग में अभी भी कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न है कि हमें बायोलॉजी लेने में प्रॉब्लम आ रहा है या हमारे कुछ इस तरह के डाउट हैं, हम ये लें या नहीं लें, एक चीज़ हमेशा याद रखिए बेटा जी, बायोलॉजी पढ़ना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है तो बायोलॉजी का स्टूडेंट आपको ये चीज़ें अच्छे से समझा सकता है कि किस तरह के उसके फिनोमिनाज होते हैं, राइट। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है, तो हमारे ये डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए। ये पूरा सिलेबस पैटर्न जो है इसको पढ़ाने के लिए हम 7 to 8 मंथ्स का टाइम लेते हैं, राइट। और पूरे डिटेल में जिसमें हम CBSE, नीट और JK बोस तीनों सिलेबस को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सो इसी के साथ मैं अपनी आज की डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप करता हूँ कि जिन बच्चों को बायो से बहुत ज़्यादा डर लगता था या जो ये सोचते थे कि बायो तो पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उनके थोड़े बहुत डाउट तो डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अब आपको हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के साथ।